हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं इकोनॉमी के नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डी डॉलराइजेशन के बारे में जानेंगे, उसके अर्थ और महत्व के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि ये क्या है और इसको कैसे अन्य देश बढ़ावा दे रहे हैं, इसके निकट भविष्य में क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो डी डॉलराइजेशन क्या है? हम देखते हैं कि हम आसपास सुनते हैं, देखते हैं न्यूज़ में कि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका पेमेंट जो हम डॉलर में कर रहे हैं, इतना तो हम देखते ही हैं ना। हम ये भी देखते हैं कि हमारे केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास इतने डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। न्यूज़ में सुनते हैं ना कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 650 बिलियन डॉलर हो गया, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतने बिलियन डॉलर हो गया। तो डॉलर ही क्यों? तो डॉलर ही क्यों बोलते हैं? तो इसी का आज आपको जवाब मिलने वाला है कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसका पूरे वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व है, बहुत ही उसमें लिक्विडिटी है, तुरंत वो परिवर्तनीय हो जाती है और ज़्यादा उसकी क्या उपलब्धता है। तो उसी के प्रभुत्व को कम करने को हम क्या बोल रहे हैं? डी डॉलराइजेशन। ये डॉलराइजेशन क्या हुआ? डॉलर का प्रभुत्व हुआ, और डी मतलब उसके प्रभुत्व को कम करना। तो डॉलर के प्रभुत्व को कम करने को ही हम बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन, है ना। यानी डॉलर अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर के बजाय किसी अन्य मुद्रा का यूज करें। जैसे तेल वस्तुओं का व्यापार हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं, और डॉलर निमोटेड जो संपत्तियाँ होती हैं, सबको जो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं उसके प्रभुत्व को कम करके किसी अन्य करेंसी में पेमेंट करें, तो उसे हम डी डॉलराइजेशन बोल देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका महत्व क्या है। डॉलर एक प्रभुत्वशाली करेंसी है, अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में प्रभुत्व है, तो वो अपने प्रभुत्व को क्या बना रखता है। तो इस प्रभुत्व की वजह से क्या हमारे लिए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, एक जोखिम उत्पन्न हो सकता है। किसी पर अत्यधिक निर्भरता किसी रिस्क से कम नहीं होती है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसका वर्चस्व है क्यों? 1970 के दशक में हम देखते हैं कि अमेरिका का तेल के साथ जो व्यापार हुआ था, तो उसमें डॉलर की सहमति बनी थी व्यापार पर। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बाद भी हमने देखा कि डॉलर का प्रभुत्व बढ़ गया है, क्योंकि जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बाद जो उसका पतन हो गया था, डॉलर के प्रभुत्व में क्या हुई? वृद्धि हुई, और जितने भी डेवलपमेंट बाजार हैं उनकी तुलना में अमेरिकी डॉलर में क्षमता को क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। ठीक है, वर्चस्व और भी हम देखते हैं कि विश्व का जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है, यानी विश्व में जितने भी देश हैं उनके जितने केंद्रीय बैंक हैं, जैसे हमारा आरबीआई हो गया, तो उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 60% तो डॉलर में ही है। मतलब डॉलर में ही 60% केंद्रीय बैंक का जो फॉरेक्स रिजर्व है। और अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड जो होता है, इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट होता है, वो 70% अमेरिकी डॉलर ही यूज किया जाता है उसमें। यानी हमारी फॉरेक्स रिजर्व में भी 60% डॉलर है। ठीक है, और जो हमारा ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड के साथ, हमारा मिल मतलब विश्व के सभी देशों का आपस में, वो 70% डॉलर में ही हो रहा है। अमेरिकी डॉलर को एक सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। उसे जोखिम मुक्त आस्ती भी देखते हैं कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। इसके अतिरिक्त जो विरोधी केंद्रीय बैंक है वो डॉलर की परिसंपत्तियों की अचानक डंपिंग उनके लिए बैलेंस शीट की क्या है? जोखिम भी पैदा करेगी। यानी यूरो और स्वर्ण के अलावा हमें क्या करना चाहिए? अन्य मुद्रा में भी जोखिम देखने को मिलते हैं। तो प्रोसेस शुरू की जा रही है डॉलर के प्रभुत्व कम करने की। इसके प्रभुत्व कम करने की चर्चा हमें रूस और यूक्रेन युद्ध में सुनाई देती है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो हमने देखा कि स्विफ्ट प्रणाली चर्चा में रही कि रूस पर स्विफ्ट का बैन लगा दिया जाएगा। स्विफ्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है, विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों का आपस में जो करेंसी विनिमय होता है, जो लेन देन होता है, वो स्विफ्ट प्रणाली के माध्यम से होता है। तो रूस को स्विफ्ट प्रणाली से बैन कर दिया गया था। तो रूस ने अपनी पहले से ही, रूस बहुत चालाक है, उसको पता है कि अमेरिका ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व है, तो किसी पर भी जाके क्या कर देता है? कोई भी बैन लगा देता है। तो रूस ने पहले से ही अपना SPFS सिस्टम चालू करके रखा है। चाइना ने CIPS सिस्टम चालू करके रखा है। SPFS का मतलब होता है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। CIPS का मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। अब रूस और चाइना क्या सोचा है? दोनों ही अमेरिका के प्रतिद्वंदी हैं, दोनों ही अमेरिका के विरोधी हैं। तो वो सोचता है कि हम अपनी दोनों प्रणाली को मिलाकर एक रूस चाइना वाली भुगतान प्रणाली को शुरू करें। यूक्रेन में जहादी जो युद्ध हुआ था उसमें ये स्विफ्ट प्रणाली हमको देखने को मिली थी। ओके, उसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं बड़े लेवल पर?
हम 2014 से पहले हम जानते हैं कि जो आज G7 है वो G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 में क्या करता है, रशिया क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट है, क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, तो रशिया क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। रशिया के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसको G8 के देशों के समूह से बाहर निकाल दिया जाता है और ये सिर्फ क्या बना रह जाता है, G7 बचा रह जाता है। आई बात आपको समझ में। तो ये रूस ने क्या किया था, डॉलराइजेशन की दिशा में 2014 से प्रयास शुरू कर दिए थे, है ना, जब क्रीमिया के कब्जे के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। 2021 में रूस ने जो डॉलर में उसकी परिसंपत्तियां थी उनमें अपनी पार्टनरशिप को घटाकर 16% कर लिया था। जो उसका बायलेटरल ट्रेड होता था उसमें भी उसने डॉलर की भूमिका कम कर दी। ब्रिक्स को रूस के निर्यात में अमेरिकी डॉलर का उपयोग 2013 में 95% होता था, 2020 में 10% से भी कम हो गया। यानी उसकी डॉलर में निर्यात ऐड करना क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। किसने, रशिया ने। ऐसे चीन ने भी अपना प्रयास किया। चीन एक अपना प्लेटफॉर्म डिजिटल मुद्रा यूज कर रहा है। चीन क्या है, एक अपना अलग प्लेटफॉर्म और डिजिटल मुद्रा को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। हांगकांग, सिंगापुर, यूरोप में RMB ट्रेंडिंग भी उसने स्थापित की। 2021 में पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा युआन शुरू की है। युआन क्या एक्चुअल में चीनी करेंसी है, जिसे हम रेनमिन में भी बोल देते हैं। युआन को IMF ने 2016 में SDR में भी शामिल किया था, स्पेशल ड्रॉइंग रेट। SDR क्या है, IMF का एक बास्केट है जिसमें विभिन्न देशों की क्या है, इसमें मुद्रा की हिस्सेदारी रखी जाती है। तो चाइना के रेनमिनबी यानी युआन को भी 2016 में इसमें शामिल किया गया था। पूर्ण RMB परिवर्तनीयता की कमी चीन की डॉलराइजेशन में क्या एक बाधा उत्पन्न कर रही है। अभी चाइना की जो करेंसी है उसका पूर्ण परिवर्तनीयता संभव नहीं हो पा रही है। अगर इसमें हम भारत की कंडीशंस देखें कि भारत की कंडीशंस क्या है, तो अतीत में भारत क्या था, बार्टर सिस्टम लागू था इन वस्तु के बदले वस्तु। जैसे मान लिया हमारे पास गेहूँ उत्पादन हुआ और हमें तेल मंगाना है तो हम गेहूं के बदले क्या लेते थे, तेल लेते थे खाड़ी देशों से। इस तरीके का एक सिस्टम होता था, वाटर सिस्टम से बोल लेते हैं। इन वस्तुओं के बदले वस्तु लेना। जैसे मेरे खेत में से आलू हुए और आपके खेत में मान लो बाजरा मक्का जो भी हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपने आलू आपको देके आपसे कुछ गेहूँ मक्का बाजरा ले लेंगे। तो इसे वस्तु भी नहीं बोलते हैं, वस्तु के बदले वस्तु लेना, बार्टर सिस्टम कहा जाता है इसे। वर्तमान भारत और रूस दोनों के बीच तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए हम चाइनीज करेंसी में क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। व्यापार के लिए युआन का यूज करने का विचार कर रहे हैं। समस्या ये है कि चीन की जो रेनमिनबी है उसी तरह इंडियन रुपी की भी पूर्ण परिवर्तन अभी संभव नहीं हो पा रही है ना। गैर परिवर्तनीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी के लिए कठिनाई पैदा करती है क्योंकि तेल संपन्न होने का अधिक समय लगता है। गैर परिवर्तनीय पूंजी तक असहज पहुंच वित्तीय बाजार में कम तरलता, कम व्यवसाय अवसरों जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि उनकी पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर करेंसी की पूर्ण परिवर्तन हो जाती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार संपन्न हो जाता है। भारत की स्थिति के समाधान भी है। चीन और रूस की तरह भारत भी क्या करे, अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करे, तो जो कि अभी भारत ने CBDR करके क्या है जारी कर दिए। ठीक है, ये कुछ संकेत पहले से ही दिखाई दिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी जारी की है, रुपये जारी किया है। तो भारत अपनी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में यूरो शोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जिससे कि डॉलर की हिस्सेदारी क्या हो, थोड़ा सा कम, है ना। तो इस तरीके से भारत क्या है, अपने डॉलराइजेशन का प्रयास कर रहा है। क्योंकि एक किसी की मोनोपोली होना किसी भी व्यवस्था के लिए खतरनाक है, चाहे फिर फैमिली हो, सोसाइटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, कंट्री हो, वर्ल्ड हो। अगर मोनोपोली किसी की होती है तो वो एक खतरा, एक रिस्क के रूप में सामने आती है। चीन और भारत की प्रमुख आर्थिक शक्तियों के विकास के साथ डॉलर की स्थिति में गिरावट आना अपरिहार्य है। यानी भारत की स्थिति क्या है, अगर चीन और भारत बड़े विकासशील देश हैं, विश्व अर्थव्यवस्था में इनका अपना अलग वर्चस्व है, अगर ये ठान ले कि हमें डॉलर के प्रति कम करना है तो अमेरिका के लिए स्थिति में डॉलर में गिरावट आएगी। इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में एशिया के उदय से चीनी युआन, रेनमिनबी और इंडियन करेंसी मुद्रा का महत्व बढ़ जाएगा। ब्रिक्स नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी संभाव्य हथियार के रूप में अमेरिकी डॉलर का क्या लगातार यूज हो रहा है, तो उसकी क्या है, एक मोनोपोली बढ़ रही है, उसी मोनोपोली को कम करने की प्रोसेस चलाई जा रही है। मुद्रा परिवर्तनीयता वैश्विक वाणिज्य का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड कॉमर्स की बात करें, तो मुद्रा परिवर्तनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी मुद्रा कितने एक्सचेंजेबल है दूसरी मुद्रा में, उससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तुरंत संभव होते हैं और वर्ल्ड ट्रेड क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सरकार को वस्तुओं सेवाओं के लिए ऐसी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति देता है जो खरीदार अपनी मुद्रा नहीं भी हो सकती है, यानी एक्सचेंजेबल होती है।
जैसे मान लो इंडियन रुपीज़ है, तुरंत उसको यूरो में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हम यूरो में ट्रेड कर सकते हैं। ये यूरो को इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर लिया तो मुद्रा जितनी पूर्ण परिवर्तनीयता उसमें जितनी होगी उसका व्यापार उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं अमेरिकी डॉलर अभी भी व्यापार के लिए पसंदीदा मुद्रा है, क्योंकि कोई भी अन्य मुद्रा पर्याप्त रूप से तरल नहीं है। यदि कोई मुद्रा ऐसी तरलता पा भी लेती तो राष्ट्रों में यह आशंका रहेगी कि अमेरिका जैसा ही स्थान ना ले ले। तो ये भी दिक्कत है, यानी कई सारे कंसर्न्स हैं। मान लो किसी अन्य मुद्रा को भी देशों ने वरीयता दी तो पहले तो चिंता ये है कि वो पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, उसकी हर जगह उसको एक्सचेंजेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा फिर अमेरिका की तरह उसका वर्चस्व हो जाएगा। तो ये खतरे क्या है ना, बने ही रहने वाले हैं। विश्व केवल व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता है जहां अमेरिका के बजाय किसी दूसरे देश का प्रभुत्व हो, यानी वैसा छल कपट होना पड़े, क्योंकि अमेरिका के छल कपट तो लोग भोग ही रहे हैं। अगर किसी अन्य देश का प्रभुत्व हो गया करेंसी का तो उसके छल कपट भोगने पड़ेंगे। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि हमें मुद्रा बाजार में विविधता लानी चाहिए, यानी किसी एक या दो की मोनोपोली स्थापित ना करके बहुत सारी मुद्राओं में व्यापार चलना चाहिए, जिससे किसी एक का वर्चस्व स्थापित ना हो और वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड के जितने भी रिलेशंस हैं वो आराम से चलते रहें। ठीक है, तो आई होप आपको डे-डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। ए टू जेड मैंने बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बहुत जल्द हम हाजिर होंगे आपको इकोनॉमी के नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।